बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल के हमारे लेक्चर में हमने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इससे नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। कि सेल थ्योरी की जो फार्मूलेशन हुई उसकी तारीख क्या है, जो सेल थ्योरी की जो तश्कील हुई इसकी तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। एट द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी कह रहे हैं कि जब 17th सेंचुरी का जब आगाज़ हुआ, मैनी साइंटिस्ट वर एबल, तो बहुत सारे साइंसदान इस काबिल हो चुके थे टू यूज़ माइक्रोस्कोप, कि वो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करें टू स्टडी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ताकि वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकें। इन 1665 कह रहे हैं कि 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक उसका नाम था, स्टडीड थिंग्स अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। उसने लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर उसने कुछ चीज़ों को स्टडी किया। ही एग्जामिन, उसने क्या चीज़ देखी, अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ओक ट्री। उसने एक ओक एक दरख्त होता है, उस दरख्त की छाल जो थी उसकी बहुत बारीक सी जो स्लाइस थी, उन स्लाइस को उठाया और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया और उसको चेक करना शुरू कर दिया। ही डिस्क्राइब्ड, उसने ऐसा बताया दैट द कॉर्क, कि इसकी जो ओक जो ट्री है, जो ओक वाला जो दरख्त है, ब्लोथ का दरख्त इसको कहते हैं, इसकी जो छाल है वाज मेड अप ऑफ, वो बनी हुई है मैनी लिटिल बॉक्सेस, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस से। व्हेन हुक सॉ द स्टेम, अब हुक ने क्या किया कि इसी ओक ट्री का स्टेम ले लिया, ये जो ब्लोथ का दरख्त था इसका तना, उसका एक पार्ट ले लिया और उसको भी चेक किया अंडर द माइक्रोस्कोप, और फिर उसने इसी दरख्त की रूट्स ली और उनकी भी एक बारीक सी थिन स्लाइस बनाई उसकी, और उसको भी माइक्रोस्कोप के अंडर उसने एग्जामिन किया। व्हेन हुक सॉ द स्टेम एंड रूट ऑफ ट्री अंडर हिज माइक्रोस्कोप, ही फाउंड, तो कह रहे कि उसने क्या पाया, दैट दीज वर आल्सो मेड अप ऑफ सिमिलर लिटिल बॉक्सेस, कि ये जो उसका तना है और जो उसकी रूट्स हैं ये भी वैसे ही तरह की, जैसी उसको उस दरख्त की छाल में नज़र आई थी, वैसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस से ये भी मिलके बना हुआ है। ही कंक्लूडेड दैट, उसने ऐसा बताया, द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो इसके हिस्से होते हैं, वार मेड अप ऑफ कंपार्टमेंट्स, वो ऐसे ही छोटे छोटे खानों से मिलके बने होते हैं। हुक कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट्स, हुक ने इन कंपार्टमेंट्स को या इन खानों को एज सेलुलाई, उसने इनको क्या नाम दिया, सेलुलाई का। अच्छा, इसके बाद डच साइंटिस्ट एंटन वैन लेeuwenhoek, ये एक साइंटिस्ट था, मेड सिंपल माइक्रोस्कोप, उसने एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप बनाई। मैग्निफिकेशन वाज 10 टाइम्स मोर देन हुक्स माइक्रोस्कोप। कह रहे ये जो एंटन वैन लेeuwenhoek ने जो माइक्रोस्कोप बनाई, इसकी जो मैग्निफिकेशन की पावर थी, जो इमेज को बड़ा करके दिखाने की पावर थी, वो हुक की माइक्रोस्कोप से 10 टाइम्स ज़्यादा थी। इन 1673, अब 1673 में क्या हुआ, ही ऑब्जर्व, उसने देखा लिविंग सेल्स को इन पॉन्ड वाटर में उसने देखा, एंड कॉल्ड देम एनिमलिक्यूल्स, और उसने क्या नाम दिया इनको, एनिमलिक्यूल्स। कह रहे कि एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम एंटन वैन लेeuwenhoek था, उसने एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप बनाई, और इस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर थी, इमेज को बड़ा करके दिखाने की जो पावर थी, वो हुक की माइक्रोस्कोप से 10 टाइम्स ज़्यादा थी। उसने 1673 में कुछ लिविंग सेल्स को देखा पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में, एंड कॉल्ड देम एनिमलिक्यूल्स, और उसने इसका क्या नाम रखा, एनिमलिक्यूल्स। इन 1809, अब 1809 में क्या हुआ, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क आल्सो ऑब्जर्व्ड सेल्स, उसने भी कुछ सेल्स देखे। व्हेन ही एग्जामिन द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, जब उसने कुछ एनिमल्स के हिस्सों को और कुछ प्लांट्स के पार्ट्स को एग्जामिन किया, उनको देखा अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे। लेटर ऑन इन 1831, 1831 में अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट, एक और बॉटनिस्ट था, साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन नाम था उसका, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, उसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। अब कह रहे कि 1809 में डी लेमार्क ने कुछ सेल्स को ऑब्जर्व किया, कुछ एनिमल्स के और कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को उठाया और उनके सेल को एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप। और उसके बाद 1831 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या किया, उसने भी सेल्स को देखा, और सेल्स के अंदर उसने जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस को उन्होंने डिस्कवर किया। एट दिस टाइम, कह रहे इस वक्त में बायोलॉजिस्ट बिगिन टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स, जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो इनको मिलती जा रही थी उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इन 1838 और 1838 में द थिंग फॉर जर्मन बोटनिस्ट
एक जर्मन बॉटनिस्ट था मैथियस शिल्डन, कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसने एक थ्योरी पेश की, तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसने क्या कहा कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो सेल से मिलके बने होते हैं। द नेक्स्ट ईयर कह रहे इसी के एक साल बाद द जर्मन जोलॉजिस्ट, एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, बॉटनिस्ट होते हैं जो पौधों को स्टडी करते हैं, ये बॉटनी से है, और जोलॉजिस्ट होते हैं जो जानवरों को स्टडी करते हैं। ये जोलॉजी टर्म में आपने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने डिस्कस की थी। तो कह रहे हैं कि एक जर्मन जोलॉजिस्ट था जो एनिमल्स पे स्टडी कर रहे होते हैं, उसका नाम था थियोडोर श्वान। उसने क्या किया, कंक्लूडेड द सेम थिंग्स अबाउट एनिमल्स। उसने भी सेम यही बात जो श्लिटर ने कही थी प्लांट्स के बारे में, उसने श्वान ने एनिमल्स के बारे में कही, और उसने कहा कि तमाम एनिमल्स जो हैं वो भी सेल से मिलके बने होते हैं। श्लिटर ने भी यही कहा था कि तमाम प्लांट्स जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं। श्वान ने क्या कहा कि तमाम एनिमल्स जो हैं वो भी सेल से मिलके बने होते हैं। एंड फाइनली, और कह रहे हैं फिर एंड पे क्या हुआ, द जर्मन फिजिशियन, एक जर्मन फिजिशियन था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, सेड दैट, उसने क्या कहा, अ सेल कम्स फ्रॉम अदर सेल्स, कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल से मिलके बनता है। इन 1862, आप कह रहे हैं 1862 में, लॉइस पास्चर प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। लॉइस पास्चर ने इसका एक तजर्बा किया और इसको प्रूफ किया, जो बातें इन बॉटनिस्ट और ये जो जोलॉजिस्ट थे श्लिटर और श्वान, इन्होंने जो बातें कही थी उसने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूफ किया। दीज ऑब्जर्वेशंस वार कंबाइंड टू फॉर्म अ बेसिक थ्योरी अबाउट सेल्स। अब कह रहे हैं कि ये जो उसने कुछ एक्सपीरियंस किए और उसके बाद इसको प्रूफ किया, इसके बाद एक सेल थ्योरी की बेस बनी और इट कॉल्ड सेल थ्योरी, और इसको फिर क्या उसने कहा, सेल थ्योरी का नाम दिया। इट हैज़ 3 एसेंशियल पॉइंट्स। इस सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स थे। कौन से पॉइंट्स थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, कि तमाम जो जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि सेल्स आर दी बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी जो फंक्शनल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है और जो उसकी स्ट्रक्चरल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। कि सेल ही उसके स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, सेल ही उसके फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था कि सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, कि एक सेल जो है वो बिल्कुल कोई नया सेल नहीं बनता, खुद से कोई वजूद में नहीं आ जाता, बल्कि एक सेल होता है, वही सेल डिवाइड होता है और फिर उससे नया सेल बन जाता है, और फिर जो नए सेल बनते हैं वो डिवाइड होते हैं और उसके बाद फिर उससे नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस, कि जो सेल्स है इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं, एक प्रोकैरियोट्स होती है और एक यूकैरियोट्स होती है। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अभी हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। ऑल बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स, कह रहे हैं कि तमाम बैक्टीरियाज जो हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। यीस्ट एंड यूग्लिना ऑल एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कह रहे हैं जो यीस्ट और यूग्लिना होते हैं ये मिसालें हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, लेकिन कह रहा है जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की एग्जांपल हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कम्प्लेक्स देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक के सेल्स होते हैं ये ज़्यादा पेचीदा होते हैं, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, किसके मुकाबले में? प्रोकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में। और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ये अभी आगे इसी चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जो सेल की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो सेल की जो इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है वो भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास सेल वाल आ जाती है, कि कोई भी सेल है तो इसकी सेल वाल से आपको नाम भी समझ आ रहा है कि जो सेल की जो दीवार होती है, जो आउटसाइड उसकी जो बाहर की जो दीवार होती है, सेल वाल। इट इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, कह रहे हैं कि ये सेल का एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये एक सख्त किस्म की स्ट्रक्चर होती है। प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। इन ऑल बैक्टीरियाज, तमाम बैक्टीरियाज में, तमाम फंजाई में, तमाम प्लांट्स में, एंड सम प्रोटिस्ट, और कुछ प्रोटिस्ट में भी ये मौजूद होती है। इट प्रोवाइड्स शेप, ये सेल को शक्ल प्रोवाइड कर रही होती है, उसको स्ट्रेंथन कर रही होती है, उसको मजबूत कर रही होती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसकी हिफाजत कर रही होती है। एंड सपोर्ट दी टू दी इनर लिविंग मैटर, और उसके अलावा जो सेल के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होती है, जो भी उसके लिविंग जो मैटर उसके अंदर जैसे प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म वगैरह मौजूद होता है, तो ये क्या करता है, सेल वाल उसको सपोर्ट करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। बाहर से सेल वाल बंद होती है तो उसके सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो सेल के अंदर महफूज रहती हैं। इन प्लांट्स द सेल वाल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, अब कह रहे हैं कि जो प्लांट्स की सेल वाल है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सम प्लांट सेल्स, कह रहे हैं कुछ जो प्लांट के सेल्स होते हैं
जाइलम सेल्स आल्सो हैव सेकेंडरी वाल्स, उनके सेकेंडरी वाल्स भी कुछ मौजूद होती हैं, सेल वाल मौजूद होगी और उसके साथ बाहर एक और वाल मौजूद होगी जिसको सेकेंडरी वाल वो कहते हैं। व्हेन दीज सेल्स स्टॉप ग्रोइंग, कह रहे हैं कि जब ये सेल्स इनकी ग्रोथ जब रुक जाती है, दे मेक सेकेंडरी वाल, तो ये एक और सेकेंडरी वाल बना लेते हैं ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल की अंदर वाली साइड पे। प्राइमरी वाल कौन सी होगी, जो ऑलरेडी मौजूद थी, और उसके बाद ये एक सेकेंडरी वाल जो है वो भी बना देते हैं। द सेकेंडरी वाल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, जो सेकेंडरी वाल होती है ये लिग्निन एक केमिकल है, ये उससे मिल के बनती है, एंड सम अदर केमिकल्स, और कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं। द सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोट्स, अब कह रहे हैं जो प्रोकैरियोट्स की जो सेल वाल होती है इस कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडो जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है और प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स की बात हो रही है, और ग्लाइकेन जो वर्ड है ये ग्लूकोज वगैरह से यूज़ हो रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है। इट इज़ अ सिंगल लार्ज मालिक्यूल, कह रहे हैं कि ये एक सिंगल लार्ज मालिक्यूल होता है, मेड अप ऑफ, जो बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से एंड शुगर से, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन से, शुगर से और अमाइनो एसिड से। द सेल वाल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन, जो फंजाई की सेल वाल होती है वो काइटन से मिलकर बनी होती है। द सेल वाल ऑफ प्रोटिस्ट, और जो प्रोटिस्ट ये किंगडम हमने डिस्कस किए थे, तो कह रहे हैं कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा हैं इनकी जो सेल वाल होती है आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स, ये बहुत सारे दूसरे केमिकल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आगे एक छोटी सी डायग्राम भी यहाँ पे ऐड की हुई है, ये एक सेल की डायग्राम है, और इस सेल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म या सेल के जो इंटरनल जो बाकी उसकी ऑर्गेनेलीज है वो वहाँ पे मौजूद हैं, और इसकी जो आउटर साइड है ये इसकी सेल वाल है, और वहाँ पे इसको लेबल भी किया गया है सेल वाल को। इसके बाद आगे आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। ऑल सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म, अब कह रहे हैं कि तमाम सेल्स जो हैं उनमें एक थिन, एक पतली और एक लचकदार एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो साइटोप्लाज्म के अराउंड मौजूद होती है। सेल वाल से अंदर होती है, और साइटोप्लाज्म जो है वो फिर सेल मेम्ब्रेन से भी अंदर होता है। सेल वाल जो है वो सबसे बाहर होती है, सेल वाल से अंदर चले जाएं तो सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन से जब आप अंदर देखेंगे तो उससे आगे जो है वो आपको साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। इट इज़ अ सेमी परमिएबल, कह रहे हैं कि ये सेमी परमिएबल होती है। ये तीन तरह की टाइप्स होती हैं, एक परमिएबल होती है, एक सेमी परमिएबल होती है, और एक नॉन परमिएबल होती है। जो सेमी परमिएबल है ये इसका मतलब ऐसा होता है कि ये कुछ चीज़ों को परमिट कर रही होती है, कुछ चीज़ों को इजाज़त दे रही होती है, कुछ चीज़ों को अलाउ कर रही होती है कि वो इसको मूव कर जाएँ, इसको क्रॉस कर सकते हैं। जैसे ये आगे लिखा हुआ है, इट अलाउज वेरी फ्यू मालिक्यूल्स टू पास, कि ये बहुत थोड़े मालिक्यूल्स को इजाज़त देती है कि वो इसको पास कर जाएं, वाइल ब्लॉक्स मेनी अदर मालिक्यूल्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे मालिक्यूल्स को ये ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, उनको मूव नहीं करने देती इनसाइड। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, अब कह रहे हैं जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, एंड लिपिड्स, और लिपिड से मिलकर बनी होती है, एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत थोड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कह रहे हैं कि ये जो अगर आप स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना चाहें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, तो आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देख लें। तो ये क्या है जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कह रहे हैं इस मॉडल के मुताबिक द लिपिड मेक अ फ्लूइड लाइक बाई लेयर, जो लिपिड है वो एक फ्लूइड बाई लेयर, दो लेयर्स बना देता है। जैसे ये जो भी नीचे मैंने एक डायग्राम दी हुई है, लेकिन ये डायग्राम इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो एक ये ऊपर वाली लेयर है, ये जो ऊपर वाली लेयर है, और एक ये जो इसके साथ नीचे वाली लेयर है। तो ये जो दो लेयर्स हैं ये लिपिड्स की लेयर है। तो ये दो इस तरह की लिपिड्स की ये एक बाई लेयर बन रही होती है, बाई का मतलब होता है दो, तो दो लेयर्स बन रही होती है। एक लेयर जब वो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ से जा रही है, और दूसरी लेयर जब वो नीचे की तरफ से जा रही है, और इसके साथ यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल मेंशन भी की हुई है कि ये क्या है, ये लिपिड बाई लेयर्स है। और अगर आप देखें तो एक ये ऊपर वाली है और एक ये नीचे वाली है, लिपिड बाई लेयर। इन विच प्रोटीन मालिक्यूल्स आर सबमर्ज, कह रहे हैं इसके बीच में प्रोटीन मालिक्यूल्स जो हैं वो दंसे हुए होते हैं, वो इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो ये वाले जो ये मालिक्यूल है, ये जो बीच में से गुजर रहा है, ये प्रोटीन का मालिक्यूल है, और ये जो मालिक्यूल है ये भी प्रोटीन का मालिक्यूल है, ये वाला। तो ये प्रोटीन के मालिक्यूल्स जो वो इसके बीच में जुड़े होते हैं। द लिपिड एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, अब कह रहे हैं कि ये जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं ये मूव कर सकते हैं लेटरली, ये बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, कह रहे हैं इन मूवमेंट्स की वजह से द पैटर्न ऑफ मोज़ेक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंजेस, कह रहे हैं कि इन मूवमेंट की वजह से जो लिपिड का जो एक पैटर्न होता है, जो इसका एक मोज़ेक मॉडल होता है, और प्रोटीन्स का वो बराबर हरकत में रहता है, वो बराबर चेंज होता रहता है, वो तब्दील होता रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंट विद प्रोटीन्स, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो बाद में लिपिड्स भी हो गए, प्रोटीन्स भी हो गए, तो क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो वो भी फिर बाद में प्रोटीन्स को ज्वाइन करते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देते हैं। और
वही कार्बोहाइड्रेट्स जब वो लिपिड को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। तो इस तरह से करके तो सेल मेम्ब्रेन की पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है, जिसमें उसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो सब मर्ज होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शुगर जब आके साथ इसके साथ मिलेगी या कार्बोहाइड्रेट्स जब इसके साथ मिलेंगे, तो जब ये प्रोटीन के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे, और जब ये लिपिड्स के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बना देंगे। इन यूकैरियोटिक सेल्स, अब कह रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मेनी ऑर्गेनेलीज, उनमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं या गोल्जी ऑपरेटस होते हैं, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, आर बाउंडेड विद सेल मेम्ब्रेन्स। और वो भी किससे बाउंडेड होते हैं, उसकी बाउंड्री जो वो भी किससे बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लें तो सबसे बाहर मैंने आपको बताया था कि सेल वाल आ जाती है, उसके अंदर जब आप चले जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, और सेल मेम्ब्रेन से जब आप अंदर जाते हैं तो फिर साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या है जी, ये आप पहले एक अगर इस पिक्चर को आप देख लें तो ये बिल्कुल बाहर जो है ये क्या है इसकी, ये जो इसकी बाहर वाली लाइन है ये क्या है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो आपको ब्लू कलर का जो आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है, ये फ्लूइड जो है ये इसका साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो आपको बीच में छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं, और फिर यहाँ पे एक ये न्यूक्लियस मौजूद है। तो हम इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ सेमी फ्लूइड और जेली लाइक मटेरियल, कह रहे हैं कि ये एक सेमी फ्लूइड होता है, जो बहुत ज़्यादा थिन नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, जेली लाइक मटेरियल होता है। प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप, और इन न्यूक्लियर एनवेलप के। न्यूक्लियर एनवेलप का क्या मतलब है, न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब यह है कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर भी एक दीवार है, ये न्यूक्लियस की दीवार से बाहर, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे अंदर, ये सारा करके तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद होगा। इट कंटेन्स वाटर, इसमें पानी मौजूद होता है, इन विच मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर प्रेजेंट, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो साल्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेलीज, अब कह रहे हैं साइटोप्लाज्म जो है ये एक जगह मुहैया कर रहा होता है ताकि जो भी ऑर्गेनेलीज, जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें, यानी माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडीज़ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी चीज़ें जो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इट आल्सो एक्ट्स एज द साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, कह रहे हैं इसके अलावा ये एक और ख़ास जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं वो भी इसी जगह पे हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर हेयर, कह रहे हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के जो रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है, बहुत शार्ट्स है और बहुत सिंपल्स है। इसके बाद हमारे पास साइटोस्केलेटन आ जाता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स, कह रहे हैं कि ये बहुत थिन ट्यूब्यूल और फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं और बहुत छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं, और उनसे ये मिलकर सारा बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर किसकी, ये साइटोस्केलेटन है। दिस नेटवर्क स्प्रेड आउट ऑफ इन द साइटोप्लाज्म, अब कह रहे हैं कि ये जो सारा जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स का और फिलामेंट्स का ये जो नेटवर्क है ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। इट आल्सो एक्ट्स एज पाथवे ऑन विच डिफरेंट थिंग्स मूव इनसाइड द सेल, कह रहे हैं इसके अलावा ये एक ऐसा रास्ता भी मुहैया कर रहा होता है जहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें जो वो सेल के अंदर मूव कर सकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इसके 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक जो हमारे पास आ जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर आप ये देखें, ये वाली जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमें 3 सी फिलामेंट्स नज़र आ रही है, ये क्या है, ये माइक्रोफिलामेंट्स है। और उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये लिखा हुआ है, और इसको अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है जो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, देखते हैं जी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में डिफरेंस क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर खालो ट्यूब्स, कह रहे हैं कि ये खालो ट्यूब्स होती हैं, खाली तरह की एक नालियाँ होती हैं कुछ। दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन एक होती है, उससे मिलकर बने होते हैं। दिस पार्ट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, कह रहे हैं कि इस पार्ट का, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। एंड एक्ट्स एज ट्रैक्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, और उसके अलावा ये ऑर्गेनेलीज को ट्रैक जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक सीलिया एंड फ्लेजेला, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। ये सेल को फ्लेजेला और सीलिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सीलिया और फ्लेजेला की मदद से सेल जो है वो मूव करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास माइक्रोफिलामेंट आ जाता है। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल से ज़्यादा फाइन होते हैं।
दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे हेल्प इन सेल मूवमेंट, ये सेल की मूवमेंट में मदद करते हैं। द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जैसे अगर जो सफ़ेद जो खून होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जब वो क्रॉल करते हैं, एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स, और जो मसल के जो सेल्स हैं जब वो कंट्रैक्ट करते हैं, जब वो सिकुड़ते हैं, तो उसमें ये एक्टिन प्रोटीन्स वर्क करती हैं। और एक्टिन प्रोटीन्स किसको बना रही होती है? माइक्रोफिलामेंट्स को। तो बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स इसमें काम कर रहे होते हैं। दे आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। इसका एक और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि ये न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन रखते हैं, उसकी शेप को ख़राब नहीं होने देते। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दीज आर दी रॉड्स, ये रॉड्स की शेप के होते हैं। एंड होल्ड्स द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। एंड ऑर्गेनेलीज, और बाकी ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखते हैं इन प्लेस उनकी अपनी खास जगह पे। दे आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, और इनका भी एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि ये न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन रखते हैं, उसको बना के रखते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम इससे आगे मज़ीद कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। इसमें मैंने ये जो डायग्राम डाली है, ये मैंने बहुत सिंपल सी डायग्राम इंटरनेट से उठा के यहाँ पे डाली हैं, ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए और आपको बात बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको इसमें कोई मसला आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं ग्रुप की जो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक शेयर कर दूँगा। तो वो ग्रुप हमारा एक बना हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। और वहाँ पे ये जो सारा ये जो मेरे पास ये सारे नोट्स जो लिखे होते हैं, ये जिन बच्चों को चाहिए होते हैं मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और बच्चे जो हैं उनको फिर बुक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो यहीं से सारे नोट्स जो हैं वो उनके पास रिटन फॉर्म में आ जाते हैं। वीडियोज़ भी आ जाती है, वो वहाँ से वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और वो नोट्स जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।